तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डीएलएड का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये पेपर एस4 स्वयं की समझ का सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स कराया जाएगा डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11। लघु कक्षीय शिक्षण मल्टी ग्रेड टीचिंग से क्या समझते हैं, इसकी क्या प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करें। बहुकक्षीय शिक्षण मल्टी ग्रेड टीचिंग एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जिसमें एक ही शिक्षक को एक ही समय में एक ही कक्षा कक्ष क्लासरूम में एक से अधिक कक्षाओं या ग्रेड्स के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना पड़ता है। यह स्थिति आमतौर पर उन प्राथमिक या ग्रामीण विद्यालयों में देखने को मिलती है जहां शिक्षकों की कमी होती है या छात्रों की संख्या बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए, एक ही कमरे में कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही शिक्षक कक्षा प्रबंधी और शिक्षित करना होता है। बहुकक्षीय शिक्षण की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहला, समय और संसाधन प्रबंधन। शिक्षक के लिए समय को इस प्रकार विभाजित करना कि सभी कक्षाओं के छात्रों पर बराबर ध्यान दिया जा सके एक अत्यंत कठिन कार्य होता है। दूसरा, पाठ्यक्रम का तालमेल। अलग अलग कक्षाओं का पाठ्यक्रम और सीखने का स्तर भिन्न भिन्न होता है। शिक्षक के लिए एक ही समय में विभिन्न स्तरों के विषयों को पढ़ाना और उनके लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री टीएलएम तैयार करना चुनौतीपूर्ण होता है। तीसरा, ध्यान आकर्षण और अनुशासन। जब शिक्षक एक कक्षा के बच्चों को कार्य देकर दूसरी कक्षा को पढ़ा रहा होता है तो पहली कक्षा के बच्चों का ध्यान भटकने और कक्षा में अनुशासनहीनता होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, मूल्यांकन की कठिनाई। सभी बच्चों के सीखने के स्तर का सतत मूल्यांकन करना और उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना एक ही शिक्षक के लिए अत्यधिक तनावपूर्ण हो जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद यदि शिक्षक योजनाबद्ध तरीके से समूह कार्य, सहकर्मी शिक्षक, पीर ट्यूटोरियल और स्व अधिगम सामग्री का उपयोग करें तो बहुकक्षीय शिक्षण को भी प्रभावी बनाया जा सकता है। आत्म या सेल्फ एंड ईगो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करें। मनोवैज्ञानिक और दर्शन के क्षेत्र में आत्म मतलब सेल्फ और अहम मतलब ईगो दो अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु भिन्न संप्रत्यय हैं। यद्यपि आम बोलचाल में इन्हें कभी कभी एक जैसा मान लिया जाता है, लेकिन इनके गहरे अर्थों में स्पष्ट अंतर है। पहला, आत्म या सेल्फ स्व। आत्म या स्व सेल्फ एक व्यापक और समग्र अवधारणा है। यह व्यक्ति के पूरे अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें उसके सचेत विचार, अवचेतन मन, उसकी आंतरिक क्षमताओं, उसकी अंतरात्मा और उसके वास्तविक मूल्यों शामिल होते हैं। कार्ल जुंग के अनुसार सेल्फ व्यक्ति का केंद्र बिंदु है जो पूरे मानसिक तंत्र को एकीकृत करता है। यह व्यक्ति की वास्तविकता और उसकी आंतरिक पूर्णता को दर्शाता है। दूसरी ओर अहम ईगो व्यक्तित्व का एक हिस्सा मात्र है। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार अहम मन का वह तार्किक और सचेत भाग है जो वास्तविक के सिद्धांत रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और यह हमारी आदिम इच्छाओं और नैतिक मूल्यों सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। अहम यह पहचान है जिसे हम बाहरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं, जैसे पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, हमारा गर्व या घमंड। मुख्य अंतर यह है कि अहम ईगो अक्सर बाहरी दुनिया, उपाधियों और सुरक्षा की भावना से संचालित होता है, जिसके कारण इसमें स्वार्थ, ईर्ष्या या घमंड आ सकता है। इसके विपरीत आत्म सेल्फ आंतरिक शांति, आत्म जागरूकता और वास्तविक सत्य से जुड़ी होती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अहम को सीमित करके उसके स्व सेल्फ का वास्तविक विकास करना होना चाहिए ताकि वह एक संवेदनशील इंसान बन सके। प्रश्न संख्या 13, विद्यालय में अनुशासन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, सविस्तार उल्लेख कीजिए। विद्यालय में अनुशासन का अर्थ छात्रों को डराना, धमकाना या उन पर कड़े नियम थोपना नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ स्व अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन की भावना विकसित करना है, जिससे छात्र स्वेच्छा से नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बने। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में
दंडात्मक अनुशासन के स्थान पर सकारात्मक और सुधारात्मक अनुशासन पर बल दिया जाता है। विद्यालय के एक स्वस्थ और प्रभावी अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। लोकतांत्रिक और सहभागितापूर्ण नियम। विद्यालय के नियम बहुत कठोर या अव्यावहारिक नहीं होने चाहिए। नियमों के निर्माण में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों की भी सहभागिता होनी चाहिए ताकि वे उन नियमों को अपना समझे। दूसरा, आदर्श व्यवहार का प्रदर्शन। शिक्षक और विद्यालय के प्रशासनिक कर्मचारी बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। यदि शिक्षक स्वयं समझ के पाबंद, मर्यादित और न्यायप्रिय होंगे तो छात्र स्वतः उनका अनुकरण करेंगे। तीसरा, रुचिपूर्ण शिक्षण। अधिगम प्रक्रिया। कक्षा में अनुशासनहीनता का एक बड़ा कारण छात्रों की अरुचि होती है। यदि शिक्षण कार्य रोचक, गतिविधि आधारित और बच्चों के स्तर के अनुकूल होगा तो बच्चे सीखने में व्यस्त रहेंगे और अनुशासनहीनता की घटनाएं कम होगी। चौथा, शारीरिक दंड या पूर्ण निषेध। भय पर आधारित अनुशासन तात्कालिक हो सकता है लेकिन यह बच्चों में विद्रोह या कुंठा पैदा करता है। शारीरिक दंड के बजाय प्रेम, सहानुभूति और परामर्श काउंसलिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। पाँचवा, सह पाठचर्या संबंधी गतिविधियाँ। खेल कूद, एनसीसी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की अतिरिक्त ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है जो अनुशासन बनाए रखने में बहुत सहायक होता है। प्रश्न संख्या 14, अभिप्रेरणा मोटिवेशन की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है जिसका अर्थ है गति देना या आगे बढ़ाना। मनोवैज्ञानिक में अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक या बाहरी शक्ति, उत्तेजना या प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उस कार्य में गति लाती है और लक्ष्य प्राप्ति तक उस कार्य को निरंतर बनाए रखने में मदद करती है। B.F. स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग हाईवे है। उत्पत्ति और स्रोतों के आधार पर अभिप्रेरणा को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला, आंतरिक या प्राकृतिक अभिप्रेरणा। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी अंतरात्मा की इच्छा, आनंद, जिज्ञासा या आत्मसंतुष्टि के लिए करता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं किसी छात्र का परीक्षा में अंक पाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के कारण पढ़ना। यह प्रेरणा दीर्घकालिक और अधिक प्रभावी होती है। दूसरा, बाह्य या कृत्रिम अभिप्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब व्यक्ति किसी कार्य को किसी बाहरी पुरस्कार, प्रशंसा, अच्छे ग्रेड, सामाजिक प्रतिष्ठा पाने या दंड एवं डांट से बचने के लिए करता है तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। उदाहरण के लिए, पुरस्कार जीतने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना। यह प्रेरणा अल्पकालिक होती है और बाहरी उद्दीपक के समाप्त होने पर कम हो सकती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह छात्रों में बाह्य अभिप्रेरणा का सीमित उपयोग करते हुए आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा दे ताकि बच्चे जीवन भर सीखने के प्रति लालायित हों। प्रश्न संख्या 15, बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के क्या कारण है, कोई 3 प्रमुख कारण और उनके समाधान बताएं। प्रश्न संख्या 15, बढ़ती हुई अनुशासनहीनता से आप क्या समझते हैं, उनके 3 कारण और उनके समाधान बताइए। वर्तमान समय में विद्यालय और महाविद्यालय में छात्रों के बीच बढ़ती अनुशासनहीनता एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। इसके पीछे कई सामाजिक, पारिवारिक और शैक्षणिक कारण उत्तरदायी है। यहाँ 3 प्रमुख कारण और उसके संभावित समाधानों की चर्चा की जा रही है। पहला, दोषपूर्ण और नीरस शिक्षा प्रणाली। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अत्यधिक परीक्षा केंद्रित और सैद्धांतिक है जिसमें छात्रों की रचनात्मक और शारीरिक गतिविधियों के लिए बहुत कम स्थान है। जब छात्र कक्षा में ऊब महसूस करते हैं तो वे अनुशासनहीन व्यवहार की ओर प्रवृत्त होते हैं। समाधान है, पाठ्यक्रम को लचीला, व्यवहारिक, रोजगारोन्मुखी और गतिविधि आधारित बनाया जाना चाहिए ताकि छात्र शिक्षण प्रक्रिया में पूरी तरह व्यस्त और रुचि ले सके। पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों में गिरावट। एकल परिवारों के बढ़ने, माता पिता की अत्यधिक व्यवस्था और पारिवारिक कलह के कारण बच्चों को उचित समय, स्नेह और नैतिक संस्कार नहीं मिल पाते हैं। साथ ही इंटरनेट, सोशल मीडिया और अनियंत्रित उपयोग बच्चों को आक्रामकता बढ़ा रहा है।
समाधान परिवारों में बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया जाना चाहिए और विद्यालयों में नैतिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा वैल्यू एजुकेशन को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। तीसरा, शिक्षक साथ छात्र संवाद की कमी। कक्षाओं में छात्र की अत्यधिक संख्या में के कारण शिक्षकों और छात्रों के बीच व्यक्तिगत जुड़ाव कम हो गया है। छात्र अपनी समस्याओं को साझा नहीं कर पाते, जिससे उनके भीतर कुंठा पैदा होती है जो अनुशासनहीनता के रूप में बाहर आती है। समाधान, शिक्षक छात्र अनुपात को आदर्श स्तर पर लाया जाए और विद्यालय के नियमित रूप से मार्गदर्शन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग सत्र आयोजित की जाए। प्रश्न संख्या 16, अध्यापक डायरी टीचर डायरी से क्या तात्पर्य है, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। अध्यापक डायरी टीचर डायरी एक शिक्षक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावसायिक और व्यक्तिगत दस्तावेज होता है जिसमें वह अपनी दैनिक, साप्ताहिक और मासिक शिक्षक योजनाओं, कक्षा की गतिविधियों, छात्रों की प्रगति विवरण और अपने स्वयं के शिक्षण अनुभवों का नियमित लेखा जोखा रखता है। यह केवल एक प्रशासनिक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि एक शिक्षक के आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और योजना निर्माण का एक जीवंत माध्यम है। अध्यापक डायरी का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला, व्यवस्थित शिक्षण ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग। डायरी लिखने से शिक्षक को यह स्पष्ट रूप से पता होता है कि उसे किस कक्षा में कौन सा विषय किस विधि से और कितने अवधि में पढ़ाना है। इससे समय की बचत होती है और शिक्षण व्यवस्थित रहता है। स्व मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन। दिन के अंत में जब शिक्षक डायरी में यह लिखता है कि आज की कक्षा कैसी रही, कौन से छात्र समझ पाए और कहाँ समस्या आई, तो वह अनजाने में ही अपनी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन कर रहा होता है। यह उसे कल बेहतर करने की प्रेरणा देता है। छात्रों के व्यवहार और रिकॉर्ड शिक्षण डायरी के विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों या असाधारण प्रतिभा वाले छात्रों के व्यवहार और उनकी प्रगति को दर्ज कर सकता है, जिससे भविष्य में उनके लिए विशेष योजना बनाई जा सके। चौथा, प्रशासनिक और अकादमिक साक्ष्य। विद्यालय के प्रधानाचार्य या निरीक्षकों के लिए एक डायरी के बात का प्रमाण होती है कि शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है। संक्षेप में, अध्यापक डायरी शिक्षक की व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने का एक अनिवार्य उपकरण है। चलिए, प्रश्न संख्या 17, कक्षा के भौतिक वातावरण फिजिकल इन्वायरमेंट की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। कक्षा का भौतिक वातावरण फिजिकल इन्वायरमेंट छात्रों के सीखने के स्तर, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और उनके स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत कक्षा के प्रकाश व्यवस्था, वायु संचार, बैठाने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, स्वच्छता और दीवारों पर प्रदर्शित शिक्षण सामग्रियाँ TLM शामिल है। यद्यपि बुनियादी ढांचे का निर्माण प्रबंधन का काम है, लेकिन उपलब्ध संसाधनों के भीतर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में एक शिक्षक की भूमिका निर्णायक होती है। शिक्षक निम्नलिखित तरीकों से कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बना सकता है। बैठने की लचीली व्यवस्था। शिक्षक को पारंपरिक और कठोर बैठने की व्यवस्था के स्थान पर लचीली व्यवस्था अपनानी चाहिए। समूह चर्चा के समय सीटों को गोलाकार या यू शेप में व्यवस्थित किया जा सकता है। साथ ही कम लंबाई वाले या दृष्टि वाले बच्चे को आगे बैठाना सुनिश्चित करना शिक्षक का काम है। दूसरा, स्वच्छता और व्यवस्था। शिक्षक छात्रों के श्रम की महत्ता और स्वच्छता की आदत विकसित करने के लिए उन्हें कक्षा को साफ रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। कक्षा में एक छोटा कचरा बॉक्स, डस्टबिन रखना और चीज़ों को नियत स्थान पर रखना चाहिए। तीसरा, प्रिंट समृद्धि वातावरण, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। शिक्षक कक्षा में दीवारों का उपयोग ज्ञान के प्रसार के लिए कर सकता है। छात्रों द्वारा बनाए गए चार्ट, मानचित्र, सुविचार और रचनात्मक कार्यों को दीवारों पर प्रदर्शित करके कक्षा को जीवंत और प्रेरणादायक बनाया जा सकता है। प्रकाश और हवा का प्रबंधन। कक्षा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना कि खिड़कियों और दरवाजे खुले हों ताकि पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और ताज़ी हवा आ सके, जिससे छात्र ऊँघने या थकान से बच सकें। प्रश्न संख्या 18, सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग की अवधारणा क्या है, एक शिक्षक छात्रों में इसका विकास कैसे कर सकता है। सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग से तात्पर्य सोचने की उस अनूठी या और नवीन प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कोई किसी समस्या का ऐसा समाधान खोजता है जो मौलिक, ओरिजिनल या नया, उपयोगी और लिख से हटकर हो।
उसे अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति किसी एक समस्या के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोणों से विचार करता है। सृजनात्मक के चार मुख्य तत्व होते हैं: प्रवाह फ्लुएंसी, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता ओरिजिनलिटी और विस्तारन इलेबोरेशन। एक शिक्षक छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपना सकता है: मस्तिष्क उद्लेखन ब्रेनस्टॉर्मिंग। शिक्षक कक्षा में ऐसी सुलझी काल्पनिक समस्या रख सकता है जिसका कोई एक निश्चित उत्तर न हो, जैसे यदि पृथ्वी से पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा। इससे बच्चे के दिमाग में विचार और का सैलाब आता है। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। कक्षा में डर का माहौल समाप्त करके बच्चों को लीक से हटकर और क्यों कैसे वाले प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रूढ़िवादिता और रटने की प्रवृत्ति का विरोध है। शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तक के उत्तर को सही मानने के बजाय छात्रों द्वारा अपने शब्दों में दिए गए मौलिक और अनोखों उत्तर की सराहना करनी चाहिए। कला और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा। चित्रकला, कविता लेखन, विज्ञान, मॉडल निर्माण और नाटक जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अपनी कल्पनाओं को पंख देने का अवसर मिलता है। शिक्षक का सकारात्मक पुनर्बलन बच्चों की इस रचनात्मक ऊर्जा को द्विगुणित कर देता है। प्रश्न संख्या 19। वर्तमान समय में शिक्षकों की भूमिका में बड़ा बदलाव आया है, कैसे? शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में 21वीं सदी के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की पारंपरिक भूमिका में एक युगांतकारी परिवर्तन आया है। प्राचीन और मध्यकालीन समय में जहां शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत और क्षमतावादी ऑथोरिटेरियन होता था, वहीं आज के बाल केंद्रित शिक्षा और ज्ञान के डिजिटल युग में शिक्षक की भूमिका सूचना देने वाले से बदलकर एक सुविधाजनक फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक, गाइड और परामर्शदाता की हो गई है। इस बदलाव के मुख्य कारण और स्वरूप निम्नलिखित है। पहला, ज्ञान की सुलभता। आज इंटरनेट, गूगल और एआई के कारण सूचनाएं छात्रों की उंगलियों पर उपलब्ध है। इसलिए शिक्षक का काम अब केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्रों को यह सिखाना है कि सही और गलत जानकारी में अंतर कैसे और उस ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में उपयोग कैसे करें। बाल केंद्रित दृष्टिकोण। अब शिक्षण का केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षार्थी या स्टूडेंट है। शिक्षक का मुख्य कार्य कक्षा में ऐसा भय मुक्त और प्रेरक वातावरण तैयार करना है जहां बच्चा स्वयं करके, खोज करके और अन्वेषण करके सीख सके। कंस्ट्रक्टिव तकनीकी। तीसरा, तकनीकी दक्षता। आधुनिक शिक्षण को स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म और उपयोग करने में दक्ष होना पड़ता है ताकि वह वैश्विक स्तर पर शिक्षा प्रदान कर सके। चौथा, संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग। आज के तनावपूर्ण माहौल में शिक्षक केवल अकादमिक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि वह छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक संतुलन को बनाए रखने में एक संवेदनशील मित्र की भूमिका निभाता है। अतः आज का शिक्षक तानाशाह नहीं बल्कि छात्रों की सीखने की यात्रा का एक सहयोगी है। प्रश्न संख्या 20। दैनिक प्रतिबिंबित डायरी, डेली रिफ्लेक्टिव डायरी से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व को स्पष्ट करें। दैनिक प्रतिबिंबित डायरी, डेली रिफ्लेक्टिव डायरी एक ऐसा व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपकरण है जिसमें एक शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण के अनुभवों, घटनाओं, अपनी सफलताओं, असफलताओं और छात्रों के साथ हुए व्यवहारों का गहराई से आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से लेखा जोखा रखता है। वह समान अध्यापक डायरी से इस मायने में भिन्न है कि इसमें केवल क्या पढ़ाया का वितरण नहीं होता, बल्कि कैसे पढ़ाया, वह कितना प्रभावी रहा, छात्रों की क्या प्रतिक्रिया थी और मैं इसमें कैसे सुधार कर सकता हूं, आत्म-मूल्यांकन होता है। प्रतिबिंबित डायरी का महत्व निम्नलिखित है। पहला, गहरा आत्मविश्लेषण। यह शिक्षक को अपने स्वयं के शिक्षण व्यवहार को एक तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से देखने का अवसर देती है, जिससे वह अपने अनजान पूर्वाग्रहों और गलतियों की पहचान कर पाता है। व्यावसायिक परिपक्वता, प्रोफेशनल ग्रोथ। जब एक शिक्षक नियमित रूप से अपने अनुभवों पर विचार करता है तो वह एक बेहतर समस्या समाधानकर्ता, प्रॉब्लम सोल्वर बनता है। वह समझ पाता है कि किसी विशेष परिस्थिति या कठिन छात्र के साथ कैसे निपटना है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च में सहायक। कक्षा की छोटी मोटी समस्याओं के तात्कालिक समाधान के लिए डायरी एक डेटाबेस का काम करती है। शिक्षक पुराने पन्नों को पलटकर देख सकता है कि पूर्व में ऐसी समस्या का समाधान कैसे
किया गया था। छात्र केंद्रित सुधार, यह शिक्षा को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जिससे वह अपनी रणनीतियों को बच्चे के अनुकूल ढाल सकता है। थैंक यू।